क्या है इस टॉपिक में। सबसे पहले तो यहाँ पर लीगो इंडिया की बात होती है। देखो ये ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी है, ठीक है, ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी है, ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी है, और ये ना हमेशा इंपॉर्टेंट रहा है। और आपको बताऊं तो ग्रेविटेशनल वेव पर यूपीएससी ने कई बार क्वेश्चन पूछ लिया है, चाहे वो 2016 के आसपास का हो, जहाँ पर यूपीएससी ने ई लीजा का क्वेश्चन पूछा हुआ है, ओके, इवॉल्व लेज़र इंटरफेरोमीटर स्पेस एंटीना। यही क्वेश्चन आगे 2017 के आसपास भी क्वेश्चन पूछा है कि मर्जिंग ऑफ टू ब्लैक होल इज गिविंग द एविडेंसेस ऑफ, तो मर्जिंग ऑफ ब्लैक होल वाला क्वेश्चन पूछा गया है। ये भी क्वेश्चन यूपीएससी ने रिपीट किया ग्रेविटेशनल वेव पर। और 2021 में भी फिर से यूपीएससी ने क्वेश्चन ई लीजा को फिर रिपीट मारा है, जहाँ पर ट्रायो स्पेसक्राफ्ट करके यूपीएससी ने क्वेश्चन दिया। अब देखो यहाँ पर जिन लोगों ने अगर स्टैटिक पढ़ा होता तो 2016 का क्वेश्चन फिर 2021 में रिपीट हुआ है, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि साइंस एंड टेक कभी कोई सब्जेक्ट है ही नहीं, तो नहीं तो अगर आप ये क्वेश्चन देखते तो 16 का क्वेश्चन 21 में रिपीट हुआ है, ये आपको मिल जाता, ठीक है। और यहीं पर मर्जिंग आप ये ब्लैक होल वगैरह का भी क्वेश्चन, मतलब ग्रेविटेशनल वेव पे 3 क्वेश्चन तो मुझे दिख रहे हैं, ठीक है। 16, एक मेरे ख्याल से 17 है, 17 देख लेना, 18 के आसपास, जो ब्लैक होल के मर्जिंग से किस तरह की घटना के बारे में पता चलता है, तो वो ग्रेविटेशनल वेव था। ई लीजा प्रोजेक्ट जो है अंतरिक्ष में जो ग्रेविटेशनल वेव की स्टडी करने के लिए कुछ स्पेसक्राफ्ट का प्रोजेक्ट है। बट ई लीजा जो था शुरुआत में यूरोपियन स्पेस एजेंसी द्वारा लाया गया प्रोजेक्ट था, बाद में चलकर अमेरिका यानी नासा और ईएसए यूरोपियन स्पेस एजेंसी दोनों मिलकर काम करते हैं। ये सारा का सारा जो टॉपिक है ये एक्चुअल में मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि देखो ये क्वेश्चंस कब का क्वेश्चन कब रिपीट हो रहा है, और ये आगे फिर 26, 27, 28, 30 में रिपीट होता है। तो ये करंट अफेयर्स मत बोलना, एक बार पढ़ लो, ये क्वेश्चन फिर देखो रिपीट हुआ है 21 में, ठीक है। अच्छा, तो लीगो क्या है, देखो लीगो क्या है आपको एक बात बताऊँ। लीगो एक मेन ऑब्जर्वेटरी है जिसका पूरा नाम है लेज़र इंटरफेरोमीटर, इसका पूरा नाम है लेज़र इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी, ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी, ओके, इट इज़ अ ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी। ये एक्चुअल में ग्रेविटेशनल वेव की स्टडी करने के लिए एक ऑब्जर्वेटरी बनाई गई है, ओके, लीगो करके। और लीगो जो है वो यूएस की मेन ऑब्जर्वेटरी है, ठीक है। यूएस में इसकी 2 जगह पे इसके साइट्स हैं लीगो के। एक है आपको मिलेगा हैनफर्ड जो कि वाशिंगटन में है, गॉट इट, हैनफर्ड जो कि वाशिंगटन में है, और दूसरा जो कि लिविंगस्टन में पड़ता है दोस्त, है ना, लिविंगस्टन जो लूसियाना में पड़ता है। ये दोनों शहर जो होते हैं, ये दोनों जो जगह हैं अमेरिका में, लगभग 3000 से ज़्यादा लगभग किलोमीटर की डिस्टेंस पे है। और लीगो का जो तीसरा ऑब्जर्वेटरी है वो भारत में जो बन रहा है, डेवलपिंग फेज़ में है, जो यहाँ पर न्यूज़ में है, और ये वही है जो ग्रेविटेशनल वेव की स्टडी के लिए है। ग्रेविटेशनल वेव की स्टडी करने के लिए जो ऑब्जर्वेटरी है, हाँ GWO कह देता हूँ, वो एक तो ग्राउंड बेस्ड ऑब्जर्वेटरी है और दूसरा स्पेस बेस्ड ऑब्जर्वेटरी। यानी गुरुत्वाकर्षण तरंगों का अगर अध्ययन करना है तो ज़मीन पर भी कुछ वेधशालाएँ यानी ऑब्जर्वेटरीज बनाई गई हैं, कुछ बन रही हैं। जो बन रही हैं वो लीगो इंडिया है, और लीगो इंडिया जो बन रहा है वो एक्चुअल में हिंगोली डिस्ट्रिक्ट, महाराष्ट्र, ठीक है ना, महाराष्ट्र। और हिंगोली एक गोली भी आती है जो आप हाजमोला के साथ सुनते होंगे, हिंगोली डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र, तो ये वहीं पर है, ठीक है, और ये वहीं पर बन रहा है, ठीक है। और पार्लियामेंट वगैरह में से पास भी कर दिया गया। और ये लीगो जो है वो यूएस की ऑब्जर्वेटरी, यानी 2 ऑब्जर्वेटरी यूएस की काम कर रही है, हैनफर्ड और लिविंगस्टन में, ये वाशिंगटन और ये लूसियाना में, और तीसरा जो लीगो इंडिया भारत में हिंगोली महाराष्ट्र में बन रहा है। इस पर चर्चा करेंगे, ठीक है। मैं अभी बात कर रहा था कि ग्रेविटेशनल वेव की स्टडी करने के लिए, ओके, ज़मीन पर भी ऑब्जर्वेटरी है और अंतरिक्ष में भी ऑब्जर्वेटरी है। अंतरिक्ष में ऑब्जर्वेटरी जो है वो बन रहा है, उसी को हम ई लीजा प्रोजेक्ट के नाम से जानते हैं, इवॉल्व लेज़र इंटरफेरोमीटर स्पेस एंटीना, जो 2016 और फर्दर 2021 के आसपास क्वेश्चन रिपीट मारा है यूपीएससी ने। और ग्राउंड बेस्ड जो ऑब्जर्वेटरी है उनमें से 6 है जो न्यूज़ में रहता है, 6 है जो न्यूज़ में रहता है, उसकी एक फ़ोटो भी आपको दिखाता हूँ पूरा। और स्पेस में आपको ई लीजा ही है जो जानना है। और इस 6 में से एक जो है वो हमारे भारत में ही है, जो लीगो इंडिया जो भारत में बन रहा है, और ये जो बन रहा है वो है हिंगोली डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र। तो दिस इज़ द इन्फॉर्मेशन जो आपको अब बैकग्राउंड थोड़ा सा समझ में आ चुका होगा। अब यहाँ पे काफ़ी विद्यार्थियों के लिए जिन्होंने कभी पीछे स्टैटिक नहीं पढ़ा, उनके लिए क्वेश्चन होता है ग्रेविटेशनल वेव्स क्या होते हैं। ब्रह्मांड में एक्चुअल में क्या होता है, कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं, इवन बहुत सारी घटनाएं होती हैं। आपको पता ही होगा ब्रह्मांड की ओरिजिन हम लगभग 13.6 बिलियन ईयर्स ए को मानते हैं, है ना। ब्रह्मांड की ओरिजिन्स यानी ओरिजिन ऑफ ब्रह्मांड लगभग 13.6 अरब साल पहले हुई थी, ओके, बिलियन ईयर्स, अरबों वर्ष पूर्व हुई थी। और वहाँ से लेके आज तक, अगर आप 2026 में मेरी क्लास सुन रहे हैं तो उस साल से लेके आज तक
ब्रह्मांड में बहुत सारी ऐसी घटनाएं हुई जिसकी वजह से गुरुत्वाकर्षण तरंगे यानी ग्रेविटेशनल वेव्स जनरेट हुए। ये ग्रेविटेशनल वेव ब्रह्मांड में बहुत दूर किसी घटना से जनरेट हुए और ये ट्रैवल करते 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 ये पूरे ब्रह्मांड में चले जाते हैं चारों तरफ। और ग्रेविटेशनल वेव की जो स्पीड होती है, जो ट्रैवल करते हैं, वो स्पीड ऑफ लाइट से जाती है, वो स्पीड ऑफ लाइट से जाती है। ओके, स्पीड ऑफ लाइट का मतलब होता है 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। और ये चलते 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 कभी हमारे पृथ्वी से भी होकर गुजरता है और कभी अंतरिक्ष में उस जगह से भी होकर गुजरेगा जहां पर लीजा 3 स्पेसक्राफ्ट को लगाया जा रहा है। अभी भविष्य में लगाएंगे, 30 के बाद ही लगेगा, ये 35 मान के चलो, इसमें काफ़ी टाइम लगना है। और यहाँ से जब ग्रेविटेशनल वेव ट्रेवल होकर निकलते हैं, जो ब्रह्मांड में किसी घटना से चल के आ रहे हैं, हो वो करोड़ों अरबों साल पहले की कोई घटना है या लाखों साल पहले की घटना है, हज़ारों साल और पहले की घटना है, जिनसे ग्रेविटेशनल वो ट्रेवल करते 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 आज पृथ्वी से गुजरते हैं। जब आज पृथ्वी से गुजरते हैं तो यही ऑब्जर्वेटरी जो मैं आपको बता रहा था, ग्राउंड बेस्ड ऑब्जर्वेटरी जो सेटअप है, उसमें 2-3 जो भी लगाने वाले और 3-4 जो करीब करीब लग चुके हैं, ठीक है, ये उनकी स्टडी करते हैं और बताते हैं कि ब्रह्मांड में जो वेव्स आ रही है किस घटना से आ रही हैं, कितने साल पहले से आ रही हैं, कितनी दूर से आ रही हैं। तो यानी हम समय में काफ़ी पीछे जा सकते हैं। यानी अगर हमें समय में पीछे जाना है, ब्रह्मांड में पीछे की गतिविधियों को समझना है, तो उनको समझने के लिए हमें ग्रेविटेशनल वेव की स्टडी करना ज़रूरी है। जैसे आप जानते होंगे कि जो सूरज की रोशनी होती है वो हमारे अर्थ पर 8 मिनट 20 सेकंड में आती है। यानी अगर 8 मिनट 20 सेकंड में सूरज की रोशनी अगर हमारी पृथ्वी पर आती है, इसका मतलब जो अभी आप रोशनी देख रहे हैं वो 8 मिनट 20 सेकंड पुरानी है, ठीक है। उसी तरह जो ग्रेविटेशनल वेव जो आप अभी रिसीव कर रहे हैं वो भी बहुत पुरानी है। वो पता नहीं कितने अरबों लाखों साल पहले किस जगह से अरबों खरबों किलोमीटर दूर से चलनी शुरू हुई होगी और आज पृथ्वी से चल के जा रही है। इस तरह करते करते हम ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी की स्टडी करके बहुत सारी घटनाओं के बारे में समझ सकते हैं। थोड़ा सा मैंने स्टार्टिंग आपको समझाने की कोशिश की है। तो उसी ग्रेविटेशनल वेव की स्टडी करने के लिए ये लीगो इंडिया जो है, जहां पर भारत हिंगोली डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र में अपना ऑब्जर्वेटरी लगा रहा है, ठीक है। अब आइए आगे बढ़ते हैं। लिगो इंडिया के बारे में काफ़ी कुछ मैंने आपको बता दिया, स्पेशली ग्रेविटेशन वेव से जुड़ी हुई चीज़ें। जिन्होंने स्टैटिक किया है उनको बेहतरीन तरीके से समझ में आ रहा होगा कि जो चीज़ें मैंने बोली हैं वो क्या बोली हैं। सो लिगो इंडिया के बारे में आइए बात करते हैं। लिगो इंडिया, अब लिगो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ चुका है, लेज़र इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी है। ये ऑब्जर्वेटरी जो है वो गुरुत्वाकर्षण तरंगों यानी ग्रेविटेशनल वेव की स्टडी के लिए है। 2 बड़े ऑब्जर्वेटरी हैं जो लीगो के लग चुके हैं, वो मैंने आपको बता ही दिया, अमेरिका का है। एक हैनफोर्ड है जो कि वाशिंगटन में है और दूसरा लिविंगस्टन जो कि लुसियाना में है। और इनकी मदद से हम लोग यहाँ क्या करने वाले हैं, ग्रेविटेशनल वेव की स्टडी करने वाले हैं। इनमें एक सबसे इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट होता है जिसका नाम होता है इंटरफेरोमीटर। और इंटरफेरोमीटर की ही स्टडी इन्फेक्ट्रोमेट्री कह सकते हैं आप, की मदद से हम लोग कोशिश करते हैं ग्रेविटेशनल वेव को समझने के लिए। ग्रेविटेशनल वेव की स्टडी करने के लिए और भी ऑब्जर्वेटरी है, जैसे विर्गो है इटली में है, कागरा है जापान है, ठीक है। तो 4 आपके सामने हो गए, हैनफोर्ड वाशिंगटन, लिविंगस्टन लुसियाना, विर्गो इटली और कागरा जापान। और 5वां आपने अभी सुना क्योंकि जो भारत में बन रहा है, ठीक है, जिसका नाम है लीगो इंडिया, जो अमेरिका का ही तीसरा प्रोजेक्ट है, ठीक है। एक और न्यूज़ में है जिसको हम कहते हैं जियो जर्मनी, ठीक है। लेकिन जियो जर्मनी के बारे में अगर देखा जाए तो काफ़ी साइलेंट है, पर पिक्चर में मैं आपको दिखाऊंगा जियो जर्मनी की लोकेशन भी। लिगो इंडिया ऐसे कहते हैं कि ये 5वां है दुनिया का और प्लान नेटवर्क है, ठीक है, फाइनल नोड पे है। अभी इसमें टाइम लगेगा दोस्त को बनने में, इसमें काफ़ी सारे इश्यूज़ भी हैं, इन्वायरमेंटल वगैरह कंसर्न भी है जिसको लेकर काफ़ी बात होती है। सो 5th लीगो ऑब्जर्वेटरी की ज़रूरत क्यों है, तो असल में रीज़न ये है कि ग्रेविटेशनल वेव्स जो कम स्ट्रेंथ वाले भी आते हैं उनकी स्टडी करनी काफ़ी ज़रूरी है। और ग्रेविटेशनल वेव एक्चुअल में बहुत कम स्ट्रेंथ के होते भी हैं। असल में जो लीगो ऑब्जर्वेटरी जो तीसरा भारत में लगाया जा रहा है उसके बारे में बात बताऊं तो ये इसके जो आर्म्स हैं ना, वो जो पुराने लीगो हैनफोर्ड और लिविंगस्टन में लगे हैं उसका 2 गुना है। यानी जिस जगह पर स्टडी करने वाले उसकी आर्म्स जो है वो एल शेप की है और 4-4 किलोमीटर की जगह यहाँ पर 8-8 किलोमीटर के आर्म्स को लगाए गए हैं, ठीक है, इस पूरे के पूरे ऑब्जर्वेटरीज में। कुछ लोगों के सर के ऊपर से जाना संभव है जिन्होंने कभी चीज़ों को पढ़ा नहीं होगा, जबकि इन्होंने कभी देखा भी नहीं होगा कि 3 साल के क्वेश्चन आ चुके हैं। थोड़ा सा मैं ऑब्जर्वेटरीज के बारे में आपको और समझाने की कोशिश करूँगा, ठीक है, थोड़ा रुकिएगा, ठीक है। इसका पूरा का पूरा जो फंडिंग है, ठीक है, इसकी पूरी फंडिंग है डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी और DST जो है वो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी वो इसको बियर कर रहा है। अमेरिका का जो ऑब्जर्वेशन है, जो नेशनल साइंस फाउंडेशन है,
वो खास तौर से फंडेड द लीगो लेबोरेटरी इन यूएस, प्रोवाइड्स हार्डवेयर, टेक्निकल डेटा ट्रेनिंग और असिस्टेंस फॉर द प्रोजेक्ट। ये पूरा का पूरा काम यही करता है और इसका एसोसिएशन जो है हमारा लीगो इंडिया है। ओके ठीक है, इसमें काफ़ी फ़ायदा होने वाला है। ये काफ़ी हद तक काफ़ी एक्यूरेसी और क्वालिटी के साथ इस इंफॉर्मेशन की जानकारी देता है। ठीक है, इस ऑब्जर्वेटरी के बारे में बात करें। अब ग्रेविटेशनल वेव एक्चुअल में है क्या, थोड़ी सी इस पर बात करते हैं। देखो, अगर हम बात करें कि ब्रह्मांड में कुल कितने फोर्सेस होते हैं, यानी ये ब्रह्मांड जो है वो कितने बलों से मिलकर बना हुआ है, या ब्रह्मांड, आई कैन टेल यू लाइक दिस यूनिवर्स एग्जिस्ट बिकॉज ऑफ 4 नेचुरल फोर्सेस। तो 4 प्राकृतिक बल हैं जिसकी वजह से ब्रह्मांड है। अब आप पूछोगे सर ये प्राकृतिक बल, नेचुरल फोर्स कहाँ से आते हैं? नेचर है। तो इस पर बताना क्या है? आप मान लीजिए जिससे धर्म मजहब के हैं, जात पात के हैं, जो भी है मान लीजिए, श्री रामचंद्र जी लाए हैं, अल्लाह भगवान लाए हैं, जो भी मान लीजिए, ईसा मसीह लाए हैं, गुरु नानक देव लाए हैं, नेचर है, जो भी मान लीजिए नेचुरल है। तो ये ग्रेविटेशनल वेव्स हैं, ठीक है, तो सब ईश्वर है ना, जो नेचर है, जो भी समझिए। ग्रेविटेशनल वेव्स को समझने के लिए पहले आपको थोड़ा सा ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में समझना होगा। ये उन बच्चों के लिए जिन्होंने कभी साइंस अटैक ठीक से नहीं पढ़ा है, और या फिर उनको ये बताया गया हो कि साइंस अटैक सिर्फ करंट अफेयर्स होता है, ये उनके लिए है। बाकी तो आप में से काफ़ी स्टूडेंट जानते हैं, समझिएगा। चलो पहली बार सुन रहे इन चीज़ों को। ब्रह्मांड 4 नेचुरल फोर्सेस से मिलकर बना है, तो 4 नेचुरल फोर्सेस। या एक काम करता हूँ मैं, आपको एक अलग से मैं एक स्लाइड ही खोल लेता हूँ और उसमें आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि थोड़ा मैं कोशिश करता हूँ कि जब पढ़ाऊँ तो समझ में आए, और ख़ास तौर से वही बच्चे जो थोड़ा ठीक से, है ना, जल्दीबाजी में नहीं है, वही लोग यहाँ आए। ठीक है, ये मेरी गुजारिश है, क्योंकि थोड़ा टाइम लगता है मुझे पढ़ाने में। मैंने अभी बोला कि जो ब्रह्मांड है वो 4 नेचुरल फोर्सेस से मिलकर बना हुआ है। सो ब्रह्मांड इज मेड अप बाय 4 नेचुरल फोर्सेस। ठीक है, 4 प्राकृतिक बल हैं, उसमें से एक जिसे हम कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स, एक जिसे हम कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स, दूसरा जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, तीसरा जिसे हम कहते हैं बच्चा स्ट्रॉन्ग फोर्स, स्ट्रॉन्ग फोर्स, और चौथा जिसे हम कहते हैं वीक फोर्स, चौथा से हम कहते हैं वीक फोर्स। तो ब्रह्मांड 4 नेचुरल फोर्सेस से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, अगर आप साइंस अटैक की मैक ग्रा हिल वाली बुक पढ़ेंगे जो लिखी है मैंने, कोशिश की, उसमें सारी चीज़ों को मैंने ठीक से समझाने की कोशिश की है, यूनिवर्स और पार्टिकल फिजिक्स में। ठीक है, सो ये 4 नेचुरल फोर्सेस हैं जो ब्रह्मांड में मौजूद हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स को मैं थोड़ा सा स्पेसिफाई कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे पहुँचना है ग्रेविटेशनल वेव की जगह, है ना। कहाँ पहुँचना है? ग्रेविटेशनल वेव्स को समझाना है, गुरुत्वाकर्षण तरंगों को समझाना है। ठीक है, ग्रेविटेशनल वेव फोर्स जो होता है एक तरह का अट्रैक्शनल फोर्स होता है, अट्रैक्शन फोर्स होता है, या अट्रैक्शनल फोर्स है। और ये अट्रैक्शनल फोर्स जो होता है वो एक्चुअल में 2 बड़े सेलेस्टिकल बॉडी के बीच लगने वाला एक अट्रैक्शन फोर्स है। ठीक है, जैसे मान लो एक अर्थ है और एक मून है, इसके बीच लगने वाला एक ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। बचपन से आप पढ़ रहे होगे, क्लास 6 7 की एनसीईआरटी जब आप ज्योग्राफी पढ़ते होगे तो उसमें लिखा होगा इसी की वजह से मून अर्थ को खींचता है, अर्थ मून को अपनी तरफ खींचता है, और वो जो बल होता है उसको कहते हैं गुरुत्वाकर्षण बल, और उसकी वजह से, है ना, एक फोर्स है। अब ये फोर्स जो है अब दोनों को अपनी तरफ एक दूसरे को खींच रहा है, लेकिन दोनों इतने भारी हैं कि कहीं जाते नहीं हैं। तो उसी जगह पर अगर देखो तो जो पानी होता है वो हल्का होता है, इसलिए पानी जो होता है वो उठता और गिरता है, इसी को हम कहते हैं टाइड्स। यानी ये बताया गया कि ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ही टाइड्स आते हैं। ठीक है, और ये बड़े बड़े ऑब्जेक्ट्स यानी सेलेस्टिकल बॉडीज़ या निकाय या पिंडों के बीच लगने वाला एक तरह का आकर्षण बल है। ठीक है, अब मान लो ऐसी एक ये ब्लैक होल है। ठीक है, एक ब्लैक होल है, एक ब्लैक होल। अब ब्लैक होल क्या होता है? ब्लैक होल ब्रह्मांड में वो जगह होती हैं जहाँ का डेंसिटी, मास बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, और वहाँ का जो स्पेस टाइम होता है वो बेंड होता है। ठीक है, यानी कहने का मतलब है जैसे मान लो मेरे हाथ में एक रुमाल है, ठीक, एक रुमाल है, और उस रुमाल पे मैंने ना बहुत सारे अलग अलग मास की चीज़ों को रख दिया, द्रव्यमान की चीज़ों को रख दिया। जहाँ पर मास ज़्यादा होगा वहाँ पर बेंड ज़्यादा होगा। ठीक है ना, तो ब्लैक होल ऐसी जगह होती है जहाँ का मास इतना ज़्यादा होता है, डेंसिटी इतनी ज़्यादा होती है कि वो चीज़ बहुत ज़्यादा बेंड होती है, और उसके अगल बगल जितनी भी चीज़ें होती हैं उसके अट्रैक्शन में आ जाती हैं, और अट्रैक्शन में आ जाती है तो क्या होता है, उसी को कहते हैं ग्रेविटी, और उसके से चीज़ उसी तरफ खींच जाती है। यानी कोई भी चीज़ अगर ब्लैक होल के करीब जाती है तो वहाँ का मास इतना ज़्यादा होता है, डेंसिटी इतनी ज़्यादा होती है, ग्रेविटी इतनी ज़्यादा होती है कि वहाँ पर चीज़ें जाकर ख़त्म हो जाती हैं, वहाँ से कुछ भी बचकर वापस नहीं आता। तो मान लो उसी तरह से 2 ब्लैक होल है, तो ब्लैक होल आपको खुद समझ में थोड़ा सा आ गया होगा, शॉर्ट में जितना समझा मैंने कोशिश की है कि 2 बड़े मैसिव साइज के ऑब्जेक्ट होते हैं, और ये 2 ऑब्जेक्ट हैं एक दूसरे के करीब करीब आ जाते हैं ब्रह्मांड में।
और जब ब्रह्मांड में एक दूसरे के करीब आ जाते हैं तो क्यों आते हैं? बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। ये इसको खींचता अपनी तरफ, ये इसको खींचता अपनी तरफ, और धीरे धीरे दोनों अपनी ऊर्जा रिलीज कर रहे होते हैं। जैसे मान लो एक गर्ल है, एक बच्ची है यहाँ पर, एक लड़की है यहाँ पर, इन दोनों बच्चियों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ रखा है ना, और एक दूसरे के चारों तरफ घूम रहे, घूमते 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 क्या एक दूसरे को खींच रहे होते हैं, यानी अट्रैक्शन में है। धीरे धीरे इनकी ऊर्जा कम हो रही होती है और अंत में इतना होता है कि दोनों एक दूसरे से भिड़ जाती हैं। लेकिन भिड़ेंगे नहीं, क्योंकि दोनों के पास मस्तिष्क है, दोनों हाथ छोड़ देंगी। अब जब भिड़ेंगी, मान लो अगर भिड़ जाती हैं, तो इनके अगल बगल वेव्स निकलते हैं। उसी तरह ऐसे समझने की कोशिश करो कि ये दो ब्लैक होल है, ये एक ब्लैक होल ए है, ब्लैक होल बी है। ब्लैक होल मैंने आपको समझा दिया, दो ऐसे बॉडी है ना, या एक ऐसी बॉडी ब्रह्मांड में जो बहुत ज़्यादा मैसिव मास और डेंसिटी वाली है, जिसकी ग्रेविटी बहुत ज़्यादा है, और दोनों एक दूसरे के पास आ गए। आते आते ऐसा हुआ, घूमते घूमते दोनों की ऊर्जा रिलीज होने लगी, अंत में ऐसा हो गया दोनों एक दूसरे से फ्यूज कर गए। अब ये किस फोर्स की वजह से एक दूसरे के करीब आए? ग्रेविटेशनल फोर्स। ये ग्रेविटेशनल फोर्स कहाँ से आया? कुछ नहीं पता, ब्रह्मांड में मौजूद है, नेचुरल फोर्स है, ये मैंने आपको शुरू बता दिया। करते करते एक दूसरे के करीब आने का जब ये फ्यूज होंगे, तो फ्यूज होने के बाद एक वेव्स निकलता है। ये देखो जो वेव्स निकल रहा है, और जो चारों तरफ निकलता है, ये देखो बच्चा, ये चारों तरफ निकल रहा है, ये चारों तरफ निकल रहा है, 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 चारों तरफ निकल रहा है। और ये ग्रेविटेशनल वेव्स से होते हैं। मान लो ये पृथ्वी है ना, ये देखो दोस्त, ये मान लो पृथ्वी है, ये पृथ्वी है, अर्थ है, तो यहाँ से वो इन करता है और यहाँ से थोड़ी देर के बाद आउट होके बाहर निकल जाता है। अब ये जो ग्रेविटेशनल वेव्स यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से फ्यूज होने के बाद निकले, इसलिए इनको ग्रेविटेशनल वेव्स कहते हैं। यही ग्रेविटेशनल वेव जो होता है वो स्पीड ऑफ लाइट से चलता है। स्पीड ऑफ लाइट का मतलब आपको समझ में आ गया, आई टोल्ड यू 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। और जब कभी वो ब्रह्मांड से पता नहीं कितनी दूर ये घटना हुई है, चल रहा है, एक समय ऐसा आएगा जब वो हमारी पृथ्वी से होकर गुजरेगा। अब इसी पृथ्वी पर क्या होगा? ऑब्जर्वेटरी होगा। ये ऑब्जर्वेटरी क्या करेंगे? उनकी स्टडी करने की कोशिश करेंगे, उनको जानने की कोशिश करेंगे, और इन्हीं ऑब्जर्वेटरी की मदद से हमें पता चलेगा कि ग्रेविटेशनल वेव जो गए हैं वो हैं कौन से हैं, कैसे हैं। आइए अब आगे बढ़ते हैं। मैंने बहुत कुछ आपको कोशिश की है स्टैटिक समझाने की। अब यहाँ आते हैं, ठीक है, इधर आइए। तो वही बात कह रहा है कि रिपल ऑफ द स्पेस टाइम प्रोड्यूस द मूवमेंट ऑफ लार्ज सेलेस्टिकल बॉडीज लाइक स्टार्स एंड प्लैनेट्स। ओके, अच्छा एक बात और बताता हूँ कि इसको समझने के लिए थोड़ा सा आपको आइंस्टाइन को भी समझना होगा। और आइंस्टाइन ने ये बोला था कि अंतरिक्ष एक स्पेस टाइम है, ठीक है, अंतरिक्ष जो है वो एक स्पेस टाइम है। और उसको समझाने के लिए मैं ना अपने हाथ में एक छोटा सा रुमाल लेता हूँ, ठीक है, एक फैब्रिक, और उसको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो ये एक फैब्रिक है, थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा हो गया, पर कोशिश कर रहा हूँ भाई। जो बच्चे हैं, ठीक है, जो थोड़ा ठीक से साइंस टेक समझने आए हैं उनके लिए, है ना, ये एक रुमाल है। और इस रुमाल को आइंस्टाइन ने ऐसे बोलो समझो कि बोला कि ये एक स्पेस टाइम है, उसमें एक डायमेंशन ये है अंतरिक्ष, स्पेस बोलो, एक डायमेंशन ये है टाइम बोलो, स्पेस टाइम। और यही स्पेस टाइम है जिस पर पूरा का पूरा ब्रह्मांड मौजूद है। तो आइंस्टाइन ने ब्रह्मांड को समझाने के लिए कपड़े की तरह समझो, कपड़े की तरह समझाने की कोशिश की। उन्होंने बोला कि एक ब्रह्मांड है और इसी कपड़े पर जो सारे सेलेस्टिकल बॉडी मौजूद है। अब जिसका मास जितना ज़्यादा होगा, बाकी चीज़ें उसके अट्रैक्शन में होंगी। इसको समझाने के लिए मैं आपको आसानी से समझा सकता हूँ। अगर मैं आपको लिए चलूँ दोस्त, सन हमारा सोलर सिस्टम, और मैं पूछूँ ये बताओ हमारा जो सन है और उसके साथ जो बाकी सारे प्लैनेट्स हैं, ठीक है, उसमें सबसे ज़्यादा मास किसका है? आप बोलोगे सन का है। तो जब सन का मास सबसे ज़्यादा है तो यहाँ पर सन सबसे ज़्यादा बेंड है, और अगल बगल जो सेलेस्टिकल बॉडी है वो इस कर्व पे है, ठीक है, मतलब समझ लो कुछ इस तरीके से, ठीक है। कोई नहीं, वही मतलब समझ नहीं आता आपको कितना मैं समझाऊँ, ठीक है। ये उन बच्चों के लिए ज़्यादा अच्छा होता होगा जिन्होंने मुझे ठीक से सुना है, पर चलिए कोई नहीं, बार बार बोलना भी, आप में से काफ़ी लोग उल्टी सीधी गालियाँ भी देते हैं मुझे, पर ठीक है, गालियाँ वही देते हैं जो फ्रस्ट्रेट होते हैं, ठीक है। तो ये मैं भी मान लेता हूँ, कोई बात नहीं, बच्चे की कोई गलती नहीं है, बच्चा इतना परेशान है कि अंत में वो क्या करे। और लास्ट टाइम में जब वो ये वीडियो को देखता है तो उसको थोड़ा सा और सर के ऊपर जाता है कि ये चल क्या रहा है, ठीक है। और उसको पता ही नहीं है कि आइंस्टाइन जनरल थियरी ऑफ रिलेटिविटी यूपीएससी ने 2018 में पूछा है, ठीक है, क्योंकि कभी उसको कभी ये चीज़ें दिखाई नहीं गई, ठीक है। जब नहीं दिखाएगी इसमें बच्चे की गलती भी नहीं है, क्योंकि बच्चा वैसे भी क्वेश्चन पेपर कहाँ देखता है। अगर बच्चा क्वेश्चन पेपर देख लेता तो एक बार में सेलेक्ट नहीं हो जाता, और उसको यूपीएससी में समझ नहीं आता कि हर सब्जेक्ट में क्या चाहिए। ये देखो ये एक कपड़ा है, ठीक है, एक कपड़ा है जिसको आप स्पेस समझो, है ना, इस डायमेंशन को आप स्पेस समझो और इस डायमेंशन को टाइम समझो। ये वही चीज़ है जो आइंस्टाइन ने बोला है, ठीक है। छूट में वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, ठीक है। कुछ लोग ये भी गुस्सा कर रहे होंगे, सर 1 घंटे में बता देते, 10 घंटे में 10 मिनट में बता देते ज़्यादा अच्छा था। ठीक है, क्या करें, हमसे होता ही नहीं 10 घंटे में साइंस टेक पूरा। अब ये देखो ये एक बॉल है, ये एक बॉल है, एक बॉल है, ठीक है, 3 बॉल हैं,
और ये मान लो एक कपड़ा, यही जो मैं ऐसे समझा रहा था, ये कपड़े ही समझो, ठीक है, 2 डायमेंशन स्पेस टाइम हो गया। आपको समझ में आ रहा होगा इसका मास सबसे ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पर ए है, ये एक बी बॉल है और ये एक सी बॉल है, ठीक है, सी बॉल है, और ये दिख रहा होगा सबसे ज़्यादा बेंड है ना, ये सबसे ज़्यादा बेंड है, ठीक है, क्योंकि इसका मास सबसे ज़्यादा है। तो मास सबसे ज़्यादा है, इसका मास सबसे अच्छा, ये सबसे कम बेंड है, इसका मतलब इसका मास सबसे कम है, इसका मास सबसे कम है। और अगर इसका मास सबसे ज़्यादा है और मान लो यहाँ पर कोई सेलेस्टिकल बॉडी है, ठीक से समझ लो भाई, है ना, इधर देखो है ना, ठीक है, ये कोई सेलेस्टिकल बॉडी है। तो अब आप देखो ये ना इसके अट्रैक्शन में, ये देखो इसी को ग्रेविटी बोलते हैं, इसी को ग्रेविटी कहते हैं। अब यही मान लो ये सन है, सन का अपना एक मास है, कर्व है, और ये मास अगर जितना ज़्यादा है उतनी ग्रेविटी ज़्यादा होगी, ठीक है। तो मान लो ये सन है और ये हमारे सारे के सारे बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि जो बोलते हो वो सारे के सारे प्लैनेट हैं, ये इसके चारों तरफ घूम रहे हैं, इसके चारों तरफ घूम रहे हैं, इसके चारों तरफ घूम रहे हैं। ये लॉजिक आपको समझ में यहाँ आ गया कि भाई हमारी जो पृथ्वी है वो सूर्य के चारों तरफ क्यों घूमती है। क्या बात आइंस्टाइन ने बोला, स्पेस। आइंस्टाइन ने बोला कि ब्रह्मांड जो है एक स्पेस टाइम है, ब्रह्मांड जो है एक स्पेस टाइम है, ठीक है। और जितने भी मैटर्स होते हैं, मैटर्स, अब मैटर भी नहीं समझ में आता, मैटर वो सारी चीज़ें होती हैं जिनमें मास होता है और जो एक जगह ऑक्युपाई करते हैं। इसीलिए कहता हूँ एक बार पार्टिकल फिजिक्स मुझे सुन लेना ठीक से, ठीक है, वो आपको समझ में आ जाएगा। जगह, जैसे मैं एक मैटर हूँ, आप एक मैटर हैं, मेरा एक मास है, उस ब्रह्मांड ने मैंने एक जगह घेर रखी है, तो मैं भी एक मैटर हो गया, ठीक है। और इसी मैटर के चारों तरफ क्या होता है, सारे के सारे सेलेस्टिकल बॉडीज होते हैं जो मौजूद होते हैं, ठीक है। अच्छा, सब कुछ ब्रह्मांड में इसी मतलब स्पेस टाइम में है। अच्छा, इसी कंसेप्ट को देखो तो आपको यहीं पर ब्लैक होल भी दिख सकता है। अच्छा, अब एक बात बताओ, अगर मैं एक कपड़ा ले लूँ, समझो, है ना, स्पेस टाइम्स को मान लो, और इस पर मैं अर्थ को और मून को रख दूँ, ये बताओ अर्थ और मून में किसका मास ज़्यादा है। तो आप खुद कहोगे सर अर्थ का मास ज़्यादा है, तो अर्थ का मास ज़्यादा है तो मून क्या है, उसके चारों तरफ अट्रैक्शन है। अब ये समझ में आ गया होगा कैसे। अच्छा, यहीं पर आप ब्लैक होल भी समझ सकते हो। जानते हो क्या बच्चा, अगर ये जो मास है ना, इसको मैं कई लाख गुना बढ़ा दूँ तो ये जो कर्व होगा ना, ये इतना अट्रैक्शन नहीं होगा, कर्व सीधा स्ट्रेट हो जाएगा ऐसे, और कोई भी चीज़ यहाँ आएगी ना, खट से उसमें घुस जाएगी और वो जगह फिर बन जाएगा ब्लैक होल। तो सर इसका मतलब क्या सन भी ब्लैक होल बन सकता है? बन सकता है, पर कंडीशन है कि सन का मास जो आज है उसका मिलियन टाइम्स और मास बढ़ा दो, ठीक है। ना तो सन का मास बढ़ाओ, ठीक है, और ना तो कुछ उल्टा सीधा करो, ना तो सन को ब्लैक होल बनाओ, और ना तो पृथ्वी को वहाँ ले जाके भिड़ाओ, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। ना आप बचोगे, ना यूपीएससी बचेगी, ना पृथ्वी बचेगा। तो अभी ज़्यादा नहीं सोचते हैं और सन को ब्लैक होल नहीं बनने देते हैं, और सन को ब्लैक होल बनने के लिए सन का मास जो होगा वो बहुत ज़्यादा बढ़ाना होगा। अब मेरे ख्याल से कई बार चीज़ें रिपीट हो रही हैं, अब तो भाई आँख खोल लो, अब तो चीज़ें समझ लो। और ये चीज़ आइंस्टाइन ने 2015 में ही बताई थी, जब आइंस्टाइन 1915 में, ठीक है, जब ग्रेविटेशनल वेव पढ़ाना होता है तो मैं उस समय एक चीज़ बताता हूँ। जानते हो क्या, आइंस्टाइन एक चीज़ पढ़ाता हूँ, उसका नाम है आइंस्टाइन, और बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई आइंस्टाइन, हमेशा एग्जाम के लिए। आइंस्टाइन स्पेशल थियरी ऑफ रिलेटिविटी, ठीक है, आइंस्टाइन ने स्पेशल थियरी ऑफ रिलेटिविटी दिया था, और ये कॉन्सेप्ट आइंस्टाइन ने दिया था 1905 में, पर इसमें कुछ गलतियां उन्होंने की थी, जिसको उन्होंने आगे चलकर 1915 में जिन्होंने दूसरी थियरी दी, जिसका नाम है आइंस्टाइन जनरल थियरी ऑफ रिलेटिविटी। फिलहाल दे तो दिया था ना 2014 में, पर पेपर पब्लिश होने में एक साल लग गया था, इसलिए 1915 ही मानते हैं। जनरल थियरी ऑफ रिलेटिविटी में आइंस्टाइन ने बहुत सारी चीज़ों के बारे में बताया, और उसमें उन्होंने ये भी बताया कि जो ब्रह्मांड है वो एक अंतरिक्ष समय है, और इसी के चारों तरफ जो होते हैं इनमें मैटर्स होते हैं, सारी दुनिया होती है। और उन्होंने बोला कि समय के साथ इस ब्रह्मांड में सब कुछ बदल रहा होता है, जनरल थियरी ऑफ रिलेटिविटी के अंतर्गत। और जनरल थियरी ऑफ रिलेटिविटी के अंतर्गत उन्होंने बड़ा अच्छा कंसेप्ट भी दिया था, लाइट बेंड्स ड्यू टू इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी। और लाइट बेंड्स ड्यू टू इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी, जब यूपीएससी ने क्वेश्चन, सोचो ये क्वेश्चन यूपीएससी ने मेरे ख्याल से 2017 के प्रीलिम्स में पूछा था, यानी 1915 में आइंस्टाइन की थियरी है, 102 साल बाद ये क्वेश्चन करंट अफेयर्स में आया था, 102 ईयर्स है ना लेटर करंट अफेयर्स क्वेश्चंस, है ना, ये साइंस एंड टेक में आया था। 102 साल बाद ये क्वेश्चन करंट अफेयर्स में यूपीएससी ने दिया, ठीक है, 2017 में। अब देखो, अगर जिन्होंने जनरल थियरी, और वैसे भी बताऊं आप में से काफ़ी बच्चे होंगे जिन्होंने 10th में या 11th-12 में साइंस पढ़ा होगा, और उन्होंने जनरल थियरी ऑफ रिलेटिविटी ये भी पढ़ा होगा, और वो मुस्कुरा रहे होंगे, सर क्या मजाक कर रहे हैं, ठीक है, ये तो चीज़ हमने आज से 10 साल पहले जब 10th किया था, 12 किया था, या 6-7 साल पहले, तो मैंने वहीं पढ़ लिया था, ठीक है, एग्जैक्टली बच्चा, क्योंकि ये थियरी बहुत पुराना है, 1915 में। और बताओ, इसी थियरी में, जनरल थियरी ऑफ रिलेटिविटी के टाइम में ही आइंस्टाइन ने क्या कमाल की बात बोली, ब्रह्मांड में ग्रेविटेशनल वेव की मौजूदगी के बारे में भी बताया। बाप रे बाप, सोचो उस जमाने में ना तो कोई इंस्ट्रूमेंट था, ठीक है, ना तो चीज़ें थी, रिसर्च कर सकते थे, ना पैसा था। ग्रेविटेशनल वेव ढूंढा कब गया पहली बार? 2014 में। कितना इंटरेस्टिंग है ना। और 2015 तक जाके पेपर पब्लिश हुआ, यानी 100 साल लग गए इस ग्रेविटेशनल वेव को प्रैक्टिकली प्रूव करने में। तो आइंस्टाइन को अब कितना जीनियस समझ सकते हैं, आप समझ सकते हैं।
मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। और पता है इसी आइंस्टाइन के साथ हमारे एक भारतीय वैज्ञानिक थे जिनका नाम था प्रोफेसर सत्येंद्रनाथ बोस। सत्येंद्रनाथ बोस आइंस्टाइन के कोर ग्रुप के मेंबर थे, साइंटिस्ट ग्रुप के मेंबर थे, और इन दोनों ने मिलकर ही एक फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर को ढूंढा था। याद रखना आगे वाले समय में आएगा जरूर। पदार्थ का पांचवी अवस्था जो होती है, तीन अवस्था तो आप सब जानते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। चौथा भी जानते होंगे, प्लाज्मा। और पांचवा जिसको हम कहते हैं बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, है ना, कंडेंसेट। और इसी बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट के बिहेवियरल एक्टिविटीज को समझने के लिए ही इन दोनों ने बोस आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स की बात की थी, जो यूपीएससी ने 2018 के मेंस में पूछा था। अब बताओ, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट और स्टैटिस्टिक्स, इन सब की बात 1924 में हुई थी, ठीक है, और यूपीएससी से क्वेश्चन में 2018 में पूछता है, ठीक है। जबकि ये सारी चीजें मैंने स्टार्टिंग में आपको पिछले 20 साल से पढ़ा रहा हूं, ठीक है, ये भी नहीं मैं आज पहली बार बता रहा हूं, पिछले 15-20 साल से मैं चीजों को पढ़ा रहा हूं, बार बार चिल्ला रहा हूं, लेकिन अभी चीजों को नहीं समझ रहे हैं, ठीक है। और इसलिए कभी कभी तो गुस्सा भी आता है, क्योंकि जब पढ़ाने के बाद और आप उन चीजों को नहीं करते हैं और कहने के बाद भी इन चीज़ों को नहीं करते हैं तो गलती आपकी है। देखिए, अब गूगल कर लीजिएगा 1924, या किताब जिनके पास है साइंस देखिए उसको देखिएगा खोलकर, पार्ट मैंने लिखा है बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, ये सारी चीज़ें 1924 में हुई थी। स्टैटिस्टिक्स भी जो यूपीएससी मेंस में क्वेश्चन रहा था, ठीक है, ये है ना, ये सारे लॉजिक भी उसी समय के दिए गए हैं, ठीक है। काफ़ी हद तक मैंने आपको बहुत कुछ समझाया। एक छोटा सा टॉपिक ग्रेविटेशनल वेव को समझाने के चक्कर में मैं आपको आइंस्टाइन, लाइट बेंड्स ड्यू टू इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी, ये सारे कॉन्सेप्ट भी बताए जो यूपीएससी ने 2017 के प्रीलिम्स में भी पूछा गया है। और इसी बिहेवियर पर जाकर बोस आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स की चर्चा होती है जो 2018 के मेंस में भी पूछा गया है, ठीक है। पता नहीं आप में से कितने लोगों ने शायद 4 बार यूपीएससी दिया भी होगा, कुछ ने मेंस इंटरव्यू भी लिखा होगा, पर ये क्वेश्चन देखा था कि नहीं देखा था, ठीक है। आइए अब बैक होते हैं थोड़ा सा और अपने टॉपिक्स की तरफ आते हैं जिस पर हम चर्चा कर रहे थे। देखिए, अब मैं आपको बता सकता हूँ कि ये रिप्पल वगैरह जो चीज़ें लिखी थी वो एक्चुअल में वही लिखी थी। ये जो कपड़ा था इस पे जो होता है, अगर मान लो कि ब्लैक होल है, 2 ब्लैक होल है, मर्ज होते हैं कपड़े के ऊपर, तो और मर्ज होने के बाद जब ग्रेविटेशनल वेव निकलते हैं तो वो कपड़े को ऐसे, जैसे नहीं एक ईंट का कड़ हम पानी में डालते हैं तो रिप्पल्स की तरह पानी बह चलता है, एग्जैक्टली वैसा ही स्पेस टाइम की तरह की एक्टिविटीज़ जनरेट होती है यहाँ पर भी ब्रह्मांड में। और ये बड़े सेलेस्टिकल बॉडी की वजह से ही जनरेट होती है, जैसे स्टार्स वगैरह हैं या प्लैनेट्स वगैरह हैं, इन्हीं की एक्टिविटीज़ की वजह से सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। और इन सब की मदद से हम ब्रह्मांड को और ज़्यादा समझने की कोशिश करेंगे। और ये देखो लिखा भी है 100 ईयर पहले इस सब चीज़ों के बारे में जनरल थियरी ऑफ रिलेटिविटी में ही बता दिया गया था। पहली बार 2014-15 में जाकर प्रूव हुआ कि ग्रेविटेशनल वेव होता है। अमेरिका के जो ऑब्जर्वेटरी जो भी हम बात कर रहे थे, लिविंगस्टन लुसियाना और हैनफर्ड वाशिंगटन, वहाँ पर जाकर इन चीज़ों के बारे में पता चलता है। लीगो इंडिया साइट्स पे हम बात करेंगे, फिलहाल अभी ये डेवलपिंग फेज में, इसमें टाइम लगेगा, ऐसा कहते हैं कंप्लीशन है 2030 में इसमें। और ये जगह इसलिए डिसाइड की गई क्योंकि यहाँ पर जो सिस्मिक एक्टिविटी होती है वो बहुत कम होती है, ठीक है, यहाँ की जगह पर। और आपको बताऊँ एक छोटा सा वाइब्रेशन भी, ठीक है, जो होता है वो पूरे ग्रेविटेशनल वेव की स्टडी करने में डिस्टर्बेंसेस पैदा कर सकता है। जोग्राफिकल इम्पैक्ट है, 430 एकड़ की जगह है, 6 विलेजेस हैं, फिलहाल उसके जानने की जरूरत नहीं है। 4 किलोमीटर का आर्म्स है, वैक्यूम चैम्बर है, हाईली रिफ्लेक्टिव मिरर्स है फॉर प्रिसाइज डिटेक्शंस हैं, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हैं। मैंने अभी बोला कि अच्छा एक बात और बता दूं, जो यहाँ पर कुछ न्यूज़ है वो थोड़ा सा सस्पेंस है, यहाँ पर बहुत डाउट भी है यहाँ पर। जैसे ऐसा बोला गया कि जो अमेरिका के जो ऑब्जर्वेटरीज़ हैं उनकी जो आर्म्स है वो 4-4 किलोमीटर लंबे हैं, मैं पिक्चर भी दिखा दूंगा आपको। और भारत का जो होगा वो 4 नहीं, वो 8 बनाया जाएगा। लेकिन अभी यहाँ पर कुछ डाउट्स हैं, जो अभी भी इनकी साइट्स वगैरह पे कहीं कहीं 4 लिखा रहा है और कहीं कहीं 8 किलोमीटर लंबा लिखा रहा है, ठीक है। देखो मैं आपको थोड़ा सा पिक्चर भी दिखा देता हूँ जो ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी है। डिजिटल बोर्ड का एक फ़ायदा तो होता ही होता है, तो मैं आपको थोड़ा सा उन पिक्चर्स को दिखाता हूँ। सी हियर गाइस, ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी, ठीक है, ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी, ये देखो। और इमेजेस दिखाता हूँ आपको, पिक्चर्स दिख जाएंगे। वो 2 जगह हैं जो हैनफर्ड और वो वाली थी, मैं वही आपको दिखाना चाह रहा हूँ। आई थिंक इट्स नॉट शोइंग हियर, कोई बात नहीं, मैं यहाँ दिखा देता हूँ। लिविंगस्टन और हैनफर्ड, 2 बगल बगल ही पिक्चर्स हैं और ये आपको दिख जाएंगी। ये देखो दोस्त, ये देखो, ये पिक्चर्स हैं, आपको दिख जाएंगे। इधर देखो, मैं थोड़ा सा मैग्नीफाई करता हूँ, ये देखो पिक्चर्स में। ये एक एरिया है, हैनफर्ड है, जो लिविंगस्टन है, लुसियाना, ये दिख रहा हो ना, पूरा जंगल ही जंगल है, खुले में, खुले में। ये आपको ये ना, ये हैनफर्ड है जो पूरा बैरन एरिया दिख रहा होगा, पूरा है ना बैरन एरिया, पूरा मरुद्भिद, यानी
सैंडी वेंडी टाइप का है ना, ओपन में है, ये ओपन में है। और कोई भी एक पक्षी की आवाज़ भी ऊपर जाती है ना तो वो भी इसमें रिसीव हो जाती है, एरोप्लेन भी जाता है, ठीक है ना, और ग्रेविटेशनल वेव भी आता है, ठीक है। तो ये वो साइट है जो, अच्छा ये एल शेप का देखो, ये एक आर्म ये है 4 किलोमीटर लंबा, एक आर्म ये है 4 किलोमीटर, इधर भी कुछ हल्का सा समझ में आ रहा होगा 4 किलोमीटर, ये शायद इधर है या इधर है, कोई है, इस पिक्चर थोड़ा सा धुंधला है, ठीक है। तो इस तरीके से पिक्चर, और ये देखो यहाँ पे पिक्चर ज़्यादा क्लियर हो रहा होगा, ये एल शेप का है, आप कहोगे वी का ऐसे ले लो पिक्चर तो वी आ जाएगा, ठीक है। ये सारे के सारे एल शेप के ऑब्जर्वेटरीज हैं जो आपको दिख रहे हैं, ठीक है। इन्हीं ऑब्जर्वेटरीज के अंदर ग्रेविटेशन, ये कुछ दिखा रहा है कि जैसे कि कुछ पिक्चर है, कुछ सिग्नल्स वगैरह हैं जो रिपोर्ट हो रहे हैं, और हर जगह एक ही तरह के ही सिग्नल्स रिपोर्ट हो रहे हैं, वो सारी चीज़ें, पर उस पर हम नहीं जाएंगे, ठीक है। उस पर बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, स्टैटिक वगैरह में वो चीज़ें बहुत ज़्यादा डिटेल में मैं करा देता हूँ, ठीक है। अब थोड़ा मैं आपको आगे लिए चलता हूँ जिस पे हम बात कर रहे थे, ठीक है। ये देखो, ओके सो फाइन, दिस इज अब फ्यूचर प्रोस्पेक्ट ऑफ, ठीक है भाई, इंटरनेशनल कोलैबोरेशन है, इंडिया कई कंट्रीज़ के साथ मिलकर यहाँ पर अमेरिका के साथ ही काम कर रहा है। बाकी दुनिया में कई ऐसे कंट्रीज़ हैं जो ग्रेविटेशनल वेव की स्टडी कर रहे हैं, मैं अभी आपको लोकेशन ही दिखाता हूँ। 30 साल तक इसका जो ऑपरेशनल लाइफ है, जो ग्रेविटेशनल वेव वगैरह को जो हम बनाने जा रहे हैं, लीगो इंडिया में 30 साल तक लगभग काम करेगा, और बहुत सारे एस्ट्रोनॉमी एस्ट्रोफिजिक्स के बारे में बताएगा, यानी ब्रह्मांड में क्या क्या चीज़ें हुई हैं पीछे से लेके आज तक, वो सारी चीज़ों के बारे में बताएगा। तो बहुत अच्छी चीज़ है कि हमें समय में पीछे की घटना जो हुई है ब्रह्मांड में उसके बारे में बताना, ब्रह्मांड कैसे आया, अर्थ कैसे आया होगा, सारे सोलर सिस्टम कैसे बने होंगे, गैलेक्सी कैसे बना होगा, ये सारी चीज़ों के बारे में मतलब पता चल जाएगा। ये लीगो की फोटोग्राफ वगैरह है, थोड़ा जो दिखाने की कोशिश की गई है, ठीक है। एल शेप ऑब्जर्वेटरी है, ये भी थोड़ा सा दिखाने की कोशिश की गई है। 4 किलोमीटर लॉन्ग है, ठीक है, 4 किलोमीटर लंबा है, आर्म्स, वो भी सारी चीज़ें हैं। बहुत ज़्यादा इसमें जाने की ज़रूरत नहीं है, आप मैंने आपको समझा ही दिया। 4 किलोमीटर लंबा ये दिख रहा है, 4 किलोमीटर लंबा ये दिख रहा है, ठीक है। जो दोनों जगह हैं अमेरिका की, वो लगभग 3000 किलोमीटर की दूरी पे हैं, ये चीज़ें भी मैंने आपको बता दी हैं, ठीक है। और इसके अलावा देखो, ये छोटे से एरोप्लेन्स भी अगर जाते हैं तो उसके सिग्नल्स भी इसमें डिस्टॉर्ट होते हैं, ठीक है। इसीलिए ये कंफर्म करने के लिए कि दिस इज़ द ग्रेविटेशनल वेव, ये कैसे पता चलेगा कि एक ही समय में सारे के सारे जो ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी हैं सारी जगह पे ही रिपोर्ट होगा, तभी कंफर्म होगा ये ग्रेविटेशनल वेव है। नहीं तो हो सकता है कि लिविंगस्टन में उस समय कोई एरोप्लेन जा रहा हो, तो अगर लिविंगस्टन में एरोप्लेन जा रहा हो तो सेम एरोप्लेन हैंडफोर्ड में नहीं जा सकता ना, लेकिन ग्रेविटेशनल वेव है तो क्योंकि वो स्पीड ऑफ लाइट से चलते हैं तो 3000 किलोमीटर में तो सेम समय में पहुंच जाएंगे ना, क्योंकि 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड, और यहाँ तो 3000 किलोमीटर की डिस्टेंस पे है, तो यहाँ तो 1 सेकंड के अंदर ही, यानी एक ही सेकंड में हर जगह से पूरी पृथ्वी से टहल जाएंगे। आप मुझे एक बात बताओ, मान लो ये पृथ्वी है और पृथ्वी का ये एंड से लेकर ये एंड 22,000 किलोमीटर है, ये वाला, ये एंड से ये एंड 22,000 किलोमीटर है, यहाँ से ग्रेविटेशनल वेव निकल रहे हैं, इन कर रहे हैं, और यहाँ से बाहर जा रहे हैं। अगर यहाँ से इन कर रहे हैं, यहाँ से बाहर जा रहे हैं, तो ये बताओ ये 22,000 और ये 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रहे हैं, ठीक है। तो भाई सेम टाइम में पूरी पृथ्वी से गुजर जाएंगे, इसका मतलब ग्रेविटेशनल वेव है तो 6 जगह सेम टाइम पे रिपोर्ट होगा, इसकी वजह से कंफर्म होगा इट इज अ ग्रेविटेशनल वेव। इसीलिए, क्योंकि आप कह सकते हो कि सर एक जगह से भी आइडिया लग जाता है, नहीं लगता ना, ये जैसे नहीं लगता, इसलिए तो मैं कह रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे ई लीजा को मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, नहीं तो ई लीजा वगैरह के बारे में आपको डिटेल में पढ़ाता, कभी स्टैटिक वगैरह आपको पढ़ने का मौका मिले मुझसे तो आप देखना, इन चीज़ों का मैं और बढ़िया से समझाऊंगा मैं कहना क्या चाहता हूँ, ठीक है। तो चलिए बहुत हो गया, और वही फोटोग्राफ जो आपको मैं बताने की कोशिश कर रहा था वो एक बार दिखा देता हूँ। जो साइट्स हैं जो ग्रेविटेशन में, बड़ा पॉपुलर पिक्चर है, ठीक है। ये इंडिया वाला ये एरिया है जो आप देख सकते हैं, लीगो इंडिया, गॉट इट। हैंडफोर्ड जो है मैं आपको बता रहा था वाशिंगटन, गॉट इट, वाशिंगटन, दिस इज वाशिंगटन। ये लिविंगस्टन, इट इज़ अ लूसियाना। जियो इज इन जर्मनी, विर्गो इज इटली गाइस, कागरा जापान, ओके। और ये हो गया लीगो इंडिया, हमारा अपना प्यारा भारत देश, हिंगोली डिस्ट्रिक्ट, महाराष्ट्र, गॉट इट, ये है। और मैंने अभी बोला ग्रेविटेशनल वेव अगर है तो एक ही समय में, ठीक है। मान लो ये एक ब्लैक होल है, ये ब्लैक होल है, मर्ज हो जाता है, ग्रेविटेशनल वेव निकलता है, तो ग्रेविटेशनल वेव निकलते ये देखो ये पूरी पृथ्वी से ट्रेवल होके जाता है, ये देखो ये जाता है, यहाँ से यहाँ की दूरी मान लो 25,000, 20,000, 22,000 है, और 3 लाख किलोमीटर की स्पीड से जा रहा है, तो सेम समय में पूरी जगहों से गुजर जाएगा। तो ये सारे के सारे ऑब्जर्वेटरी, ये एल शेप ऑब्जर्वेटरी है। अब भारत का भी जो एल शेप है इस पर भी थोड़ा सा डाउट है कि 4 किलोमीटर होगा या 8 किलोमीटर होगा। नए रिसोर्स, नए डेटा आ रहे हैं उसमें 4 किलोमीटर लिख रहे हैं, पुराने डेटा है उसमें 8 किलोमीटर लिख रहे हैं, ठीक है। और ये इस तरीके से स्टडी होगी। तो मेरे ख्याल से एक छोटा सा एक सुपरफिशियल टाइप आपको काफ़ी चीज़ें समझ में आ गई। लेकिन हाँ, ये जितने भी ऑब्जर्वेटरी हैं वो ग्राउंड बेस्ड हैं, फिर एक बार बोल रहा हूँ। और स्पेस बेस्ड ऑब्जर्वेटरी में 2015-16 के आसपास एक पीटी का क्वेश्चन आ चुका है, और एक 2021 में आ चुका है जिसको हम ई लीजा प्रोजेक्ट के नाम से जानते हैं,
जिसमें ट्रायो यानी 3 स्पेसक्राफ्ट को इक्विलैटरल ट्रायंगल से 5 मिलियन किलोमीटर की दूरी पर लगा रहे हैं। फिलहाल अभी नहीं है ना, अभी बिल्कुल नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ।